हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सीरीज चल रही थी आरआरबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की। तो उसमें हमने हिस्टोपैथोलॉजी के हम कुछ टॉपिक कवर कर रहे थे। पहला टॉपिक हम कवर कर चुके थे, फिक्सेशन एंड बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में। आज हम कवर करने वाले हैं डीकैल्सिफिकेशन एंड टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, देखो इन एमसीक्यूज में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लेते हैं कि किस टाइप के आपके एमसीक्यूज जो हैं आरआरबी एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डीकैल्सिफिकेशन के होंगे और कुछ क्वेश्चन जो टिश्यू प्रोसेसिंग के होने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स होते हैं मेरे क्वेश्चंस के अंदर, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी रिगार्डिंग द आरआरबी या कोई भी अदर प्रिपरेशन जो एग्जाम्स होने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो डीकैल्सिफिकेशन के रिगार्डिंग पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे अराउंड 15, देन आफ्टर दैट जो है टिश्यू प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस होने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम टिश्यू लाइक बोन, टीथ एंड अदर कैल्सिफाइड टिश्यू। यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कम्प्लीटली कैल्शियम सॉल्ट को रिमूव किया जाता है बोन, टीथ या कोई भी अदर कैल्सिफाइड टिश्यू होता है उसके अंदर से। ठीक है, तो क्या वो टिश्यू प्रोसेसिंग होता है, क्या वो डीकैल्सिफिकेशन होता है, या फिर फिक्सेशन होता है, स्टेरिंग होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होता है, जिसमें हम एक टिश्यू को प्रिपेयर करते हैं कटिंग सेक्शंस के लिए। ठीक है, या डिज़ायरेबल टिश्यू सेक्शन हम ऑब्टेन करते हैं, तो ये नहीं होना। देन डीकैल्सिफिकेशन, ऑब्वियसली नाम से क्लियर है कि अगर हम कैल्शियम को रिमूव कर रहे हैं दैट मीन उसको डीकैल्सिफाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसका जो प्रोसेस क्या होगा वो डीकैल्सिफिकेशन होगा। फिक्सेशन आप लोगों को पता है, कोई भी टिश्यू को प्रिजर्व करने का जो वर्क होता है फिक्सेशन होता है। एंड द स्टेनिंग जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी जो टिश्यू हम डिज़ायरेबल टिश्यू लेके आते हैं उसके अंदर कलर करके उसको स्टेनिंग करके इस टिश्यू को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो बी आंसर जाएगा। आपको इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में धीरे से समझ के पढ़ के आप लोगों को उसका आंसर करना है। तो आंसर विल बी द बी, यानी डीकैल्सिफिकेशन वो प्रोसेस होने वाला है। नेक्स्ट है, विच वन इज यूज एज ए चिलेटिंग एजेंट मैथड इन द डीकैल्सिफिकेशन। कौन सा चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं अपन डीकैल्सिफिकेशन मैथड के अंदर, यानी इनमें से कौन सा एक तरीके से चिलेटिंग एजेंट है जो एक डीकैल्सिफिकेशन का जो मैथड होता है उसके अंदर यूज किया जाता है। ईडीटी है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, ऑक्सीलेट है। देखो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, ठीक है, थ्योरेटिकल जब आप पढ़ते हो डीकैल्सिफिकेशन के अंदर, तो जो ईडीटी जो होता है, ठीक है, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जो होता है, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है एज अ काइंड ऑफ ए चिलेटिंग एजेंट। ठीक है, ना एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं, ना सोडियम सल्फेट को यूज़ करते हैं, ना ही ऑक्सीलेट को यूज़ करते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को याद करना पड़ता है, लाइक जब आप थ्योरी लर्न करते हो तो इसका जो हमारा आंसर जाने वाला है वो ए होगा। ठीक है, बाकी इनको यूज़ ना करने के और भी रीजंस होते हैं कि इनको ना चिलेटिंग एजेंट के रूप में क्यों यूज़ नहीं किया जाता। देखो ये जो है ना, लाइक किसी का जो नेचर है वो किसी का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, उसको डीकैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो उसको अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको हम यूज़ नहीं करते हैं। दैन ईडीटी जो है वो उसको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। अफेक्ट तो सभी करते हैं लेकिन एज कम्पेरेटिवली बहुत लो करता है, इसलिए ईडीटी वहाँ पे यूज़ किया जाता है। बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको लर्न करना पड़ता है कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर। एंड बाकी हम डिस्कस तो कर ही रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मैथड ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी डीकैल्सिफिकेशन का सबसे कॉमनली यूज करने वाला मेथड कौन सा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है बेसिकली 4 डीकैल्सिफिकेशन के मेथड होता है जो मेजर होता है। ठीक है, चारों के नाम यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। एसिड डीकैल्सिफिकेशन होता है, चिलेटिंग एजेंट मेथड होता है, आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। 4 मेथड जो होते हैं वो डीकैल्सिफिकेशन के मेजर होते हैं। ठीक है, जिनके थ्रू क्या किया जाता है, कैल्शियम को रिमूव किया जाता है। तो इनमें से सबसे कॉमनली यूज कौन सा किया जाता है, अगर आपको चारों ही ऑप्शन में दिए हुए, दैट मीन आपको सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाले को बताना है लेबोरेटरी में सबसे ईजिली जिसको यूज़ किया जाता है, एंड वो साथ में बेटर रिजल्ट्स भी आप लोगों को देता है। तो क्या वो हमारे पास में एसिड डीकैल्सिफिकेशन है, चिलेटिंग एजेंट है, आयन एक्सचेंज रेजिन है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। तो जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है दैट वाज द एसिड डीकैल्सिफिकेशन, यानी एक एसिड को जो फील किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है समझा देती हूँ मैं आपको। एक कंटेनर है,
ये हमारी बोनी स्ट्रक्चर है, इसमें एसिड सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने फिल किया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है लेकिन ये ना कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा जो ये बोन होती है उसको अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसको फिल कर देते हैं सॉल्यूशन से। देन धीरे धीरे जो बोन होती है वो अपने अंदर से कैल्शियम को रिमूव करना स्टार्ट कर देती है। कैल्शियम धीरे धीरे जो क्या है नीचे की तरफ जाके यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, वो बाद में अलग अलग प्रोसेस से आप पता करते हो कि बोन में से कंप्लीट कैल्शियम रिमूव हुआ या नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी अपने आगे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, चिलेटिंग जो मेथड होता है उसका इडीटी कॉस्टली आता है। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैं आपको बताता है चिलेटिंग मेथड जो होता है, ठीक है, या चिलेटिंग एजेंट जो होता है कौन सा होता है, तो ईडीटी जो हमारा होता है, ठीक है, वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव उसका ज़्यादा होता है, इसलिए उसको यूज़ नहीं किए थे। आयन एक्सचेंज के अंदर भी जो है एंटायर प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसलिए नहीं किया जाता। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, अभी इतना यूज़ नहीं करते, तो बेसिकली एसिड डिगैसिफिकेशन को ही प्रोबेबली मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है, इन आयन एक्सचेंज मेथड विच रेजिन इज़ यूज। ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर कौन सा रेजिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, जस्ट अभी मैं आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझा रही थी, सॉरी, कि आयन एक्सचेंज मेथड जो होता है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसमें ना कौन से वाले जो रेजिन को यूज़ किया जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन रेजिन को यूज़ किया जाता है, या अमोनियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन रेजिन को यूज़ किया जाता है, फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनेटेड को यूज़ किया जाता है, फिर सभी को इसमें से यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आपको याद करना ही पड़ेगा, दैट वाज द अमोनियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइरीन रेजिन। ठीक है, आंसर बी इसका रहने वाला है, बी जो है उसका आंसर रहने वाला है। दैट मीन यू शुड लर्न दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन आफ्टर डिकैल्सिफिकेशन द स्पेसिमेन शुड बी वॉश्ड इन। जब डिकैल्सिफिकेशन यानी एक बोनिंग स्ट्रक्चर से, ये कोई बोन कंसिडर कर लो, इसमें से आपने इस बोन में से आपने क्या कर दिया, डिकैल्सिफिकेशन को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो आपको उसको किस में वॉश करना है, क्या आपको उसको एसिडिक सॉल्यूशन में वॉश करना चाहिए, सलाइन में करना चाहिए, वाटर में करना चाहिए, या एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर आपको इसको वॉश करना चाहिए। देखो, अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम इसको वॉश करेंगे तो क्या होगा, अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में अगर आप इसको वॉश करोगे, बोन अब क्या है, देखो ये बोन पहले तो देखो बोन क्या होता है, बेसिकली हार्ड होती है। ठीक है, जब उसमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है तो बोन का एक पर्टिकुलर शेप और स्ट्रक्चर होता है। यहाँ तो मैंने आपको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म बना दिया है, बट तब क्या होता है, बोन का एक शेप एंड स्ट्रक्चर होता है, वो हार्ड होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पे अंदर कैल्शियम फिल होता है, वो हार्ड होती है। लेकिन जब इसमें से यही कैल्शियम अगर हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, देन क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप उसको ऐसे कर्ल करोगे तो ये ऐसे कर्ल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉफ्ट स्ट्रक्चर हो जाता है इसका बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से जो बोन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप उसमें एसिड ऐड करोगे तो जो बोन है, वो बोन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा डिग्रेड होने लग जाएगा। ठीक है, सलाइन के अंदर भी कुछ परसेंट आप लोगों को पता है कि अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करता है, दैन एल्कलाइन भी अफेक्ट करता है। लेकिन से जो न्यूट्रल वाटर हो गया, ठीक है, ये बेसिक जो न्यूट्रल वाटर हो गया, टैप वाटर में भी बहुत ज़्यादा एल्कलाइन ना होगा तो ही वो अफेक्ट नहीं करेगा। तो उसको डेफिनेटली आपको टैप वाटर में वॉश करना पड़ता है, फिर नॉर्मल जो वाटर उसमें वॉश करना पड़ता है। कुछ जगह तो लोग डिस्टिल वाटर में भी वॉश करते हैं ताकि बिल्कुल भी अफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो आपको जब भी डिकैल्सिफिकेशन हो जाएगा तो स्पेसिमेन को आफ्टर दैट आपको वाटर में वॉश करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने इस बुक के बारे में आपको कई बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस बुक की स्पेशल बात आज मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों के लिए बेस्ट ये बुक क्यों है। ठीक है, आप जिसको आप परचेस कर सकते हो। इसके अंदर 7200 से ज़्यादा MCQs है, पहली चीज़। उसके अलावा अराउंड 100 से 150 पर्टिकुलर इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ इमेज के क्वेश्चन मिलेंगे। आपके हिस्टो हो गई, माइक्रो हो गई, ठीक है, माइक्रो में पैरासाइट हो गई, एनाफीजियो हो गई, ठीक है, आपके क्या बोलते हैं हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग, CP, सब कुछ जो भी आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके पर्टिकुलर इमेज बेस्ड क्वेश्चन अराउंड 100 से 150 MCQs आपके वहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ इमेज बेस्ड क्वेश्चन। उसके अलावा इसके अंदर आपको ना हर एक देखो सब्जेक्ट वाइज मिलने वाले सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, देन यूनिट वाइज आप लोगों को मिलेंगे, देन टॉपिक वाइज भी आप लोगों को इसके अंदर टॉपिक जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप एक टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ रहे हो तो उसके सारे MCQs आप निकाल दोगे। देन इसके अंदर आपके पुराने सारे पेपर्स हमने ऐड किए हुए हैं। एम्स है, HMC का है, RRB का भी जो पुराने पेपर्स हैं, ठीक है, लैब असिस्टेंट प्लस लैब सुपरिटेंडेंट का पेपर दोनों ही इसमें ऐड किए हुए हैं। दैट यू हैव ऑल द थिंग्स इन दिस वन बुक। ठीक है, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। इसका 3rd एडिशन न्यूली रिवाइज आ चुका है। 2nd एडिशन में कुछ इसमें ना थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स रह गई थी, एंड एक थोड़ी सी सीरीज़ में ना दिक्कत हो गई थी कि टाइपिंग के टाइमिंग में
कुछ एक दो आंसर में मिस्टेक हो गई थी, वो सारी की सारी इसमें ऑलरेडी हमने सारी मिस्टेक्स क्लियर कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक वट जो भी इसमें मिस्टेक रह गई थी कुछ पुरानी, वो सारी क्लियरिफाइड हो चुकी है। तो आप लोग इसी 3rd एडिशन को जो मैंने फोटो लगा रखा है इसी को आप लोग परचेस करें, ठीक है। ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे दोनों पे जगह पे मिल जाएगी। अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेस करते हो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, मैं उसको थोड़ा जूम आउट करके आपको बता दूंगी लास्ट में जब हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होगा, तो वहाँ से भी उस मोबाइल नंबर से भी आप जो व्हाट्सअप नंबर पर हमको कॉल करके या मैसेज करके अगर आप बल्क में बुक मंगवाना चाहते हो 5 6 7 बुक्स, तो वो आपको भेज देंगे फॉर योर पर्टिकुलर एड्रेस। एंड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप ऑफलाइन भी मंगवाते हो तो यूँ सोचो कि अगर आपने पेमेंट कर दिया देन आपको कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ट्रस्टेड है, ठीक है। आई वर्क विद दैम, ऐसा नहीं कि मेरी बुक इसलिए मैं आपको प्रचार प्रसार कर रही हूँ, बट यू शुड बाय दिस बुक फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डीकैल्सिफिकेशन इन चिल्डिंग एजेंट मेथड। अब चिल्डिंग एजेंट जो मेथड होता है, ठीक है, डीकैल्सिफिकेशन का, उसके अंदर कितना टाइम लगता है, ठीक है, कि अगर आप एक डीकैल्सिफिकेशन का प्रोसेस करते हो उसमें कितना समय लगता है आपको, 1 से 7 दिन, 7 से 21 दिन, या 9 से 28 दिन, या 15 से 40 दिन। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। चिल्डिंग एजेंट का बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, तो 7 से 21 दिन इसमें प्रोसेस में लग जाते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको चीज़ बोली थी कि हम जब किसी भी बोन का कैल्शियम रिमूव कर देते हैं देन हम चेक करते हैं कि उस बोन में से कम्प्लीटली कैल्शियम रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे किसी पर्टिकुलर पार्ट से तो अच्छे से कैल्शियम रिमूव होगा, लेकिन कुछ जैसे पर्टिकुलर पार्ट में कैल्शियम रह गया, जैसे यहाँ पे ये कैल्शियम रह गया, ठीक है, हल्का फुल्का कैल्शियम रह गया। तो अगर आप जब माइक्रोडॉम में काटोगे यहीं पे आके आपको सेक्शन मिल गया, तो दैट मीन वो आपकी माइक्रोडॉम के ब्लड को अफेक्ट कर रहा है। जो माइक्रोडॉम की ब्लड जो होती है ना, जिस आप सेक्शन कट करते हो वो अफेक्ट होती है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, जिनको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैल्शियम कम्प्लीटली रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो बोन की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बोन ही स्ट्रक्चर कम्प्लीटली उसका चेंज हो जाता है, वो फिक्स शेप में नहीं रहते, आप उसको मोड़ सकते हो कैसे भी, दैट मीन। एंड एक्सरे करके भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ का एक्सरे किया जाता है बेसिकली वो कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से वो आपको स्ट्रक्चरली वैसा दिखाई देता है, ठीक है। अगर कैल्शियम प्रेजेंट है तो वो आपको स्ट्रक्चर में दिख जाएगा, कैल्शियम नहीं है तो दैट मीन वो आपको नहीं दिखेगा। एंड डिटेक्शन ऑफ कैल्शियम इज डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड। डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड को चेक करके भी चेक किया जा सकता है कि कैल्शियम प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसका जो आंसर हमारा जाने वाला है डी ऑप्शन जाने वाला है। नेक्स्ट है एम्प्यूटेशन स्पेसिमेन इंक्लूड्स। ऐसे पर्टिकुलर कुछ स्पेसिमेंस होते हैं जिनको ना पर्टिकुलर एक कह सकते हो फिक्सेटिव्स कह लो, या फिर एक पर्टिकुलर डीकैल्सिफाइंग एजेंट जो होता है उसी के अंदर पर्टिकुलर स्पेसिमेन को ऐड करके उनकी कैल्शियम जो होती है बोन या फिर जो भी टिश्यू होता है, ठीक है, लिवर वोट एवर जो भी टिश्यू हमारे पास में आता है उनको प्रिजर्व करके रखना होता है, ठीक है, उन्हीं के लिए पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है। तो जो एम्प्यूटेशन स्पेसिमेंस जो होते हैं इनके अंदर बेसिकली आपके ना लीवर जो हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रखा जाता है, ठीक है, मतलब वो इस कैटेगरीज में आते हैं। तो उनके लिए जो यूज़ किया जाता है क्या नाइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और क्रोमिक एसिड है। तो उनके लिए बेसिकली 5 या 10% नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, बेसिकली 5% यूज़ करते हैं हम, ठीक है, 5% नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाते हैं, ठीक है। तो वैसे तो 5% आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, HCl भी, लेकिन प्रोबेबली अगर दोनों ही है यहाँ पे HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको नाइट्रिक एसिड को चूज़ करना है ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो बी आंसर ई आंसर हमारा जाने वाला है। नेक्स्ट व्हाई इज डीकैल्सिफिकेशन नेसेसरी। अब डीकैल्सिफिकेशन करना ही क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। टू मेक द कैल्सिफाइड स्पेसिमेन और बोन सॉफ्ट, क्या कैल्सिफाइड टिश्यू और बोन को सॉफ्ट करने के लिए किया जाता है। ईजी टू कट द टिश्यू सेक्शन ऑन द माइक्रोडॉम्स के अंदर टिश्यू सेक्शन को कट करते हैं ईजिली, उसके लिए किया जाता है। टू प्रोटेक्ट द माइक्रोडॉम नाइफ ड्यूरिंग द कटिंग सेक्शन, जस्ट अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी बोनी स्ट्रक्चर में यहाँ पर अगर कैल्शियम प्रेजेंट रह गया आपने वहीं से कट कर दिया तो वो माइक्रोडॉम नाइफ को अफेक्ट करेगा। इन सभी रीजन्स के लिए हमें क्या करते हैं हम डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन हमारे आ जाएंगे। नेक्स्ट, आफ्टर द यूज ऑफ द मिनरल एसिड मेथड फॉर डीकैल्सिफिकेशन विच एसिडिफाइड और न्यूट्रलाइज एजेंट इज यूज्ड इन। देखो जब है ना मिनरल एसिड मेथड यूज़ किया जाता है, आपको 4 मेथड मैंने आपको बताए थे यूज़ किया जाता है डीकैल्सिफिकेशन के लिए, तब है ना जो भी स्पेसिमेन हमारे पास आया है, ठीक है, उसको ना डी एसिडिफाइड या न्यूट्रलाइज्ड, ठीक है, डी एसिडिफाइड या न्यूट्रलाइज
सिमिलर ही प्रोसेस होता है, उसको करना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी एसिड मेथड में यूज़ कर, दैट मीन जो बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है, बोनी स्ट्रक्चर हम कंसिडर कर लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर फील हो चुका है, तो मुझे इसको न्यूट्रल करना होगा, ठीक है, पहले। उसके बाद मैं, क्योंकि अगर मैं न्यूट्रल नहीं करूँगी, डायरेक्टली स्पेसिमेन काट के, यानी इसके सेक्शंस कट करके हम इसको स्टेनिंग में ले जाके रख दूँगी तो स्टेनिंग अफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझे पहले इसको क्या करना होगा, मुझे न्यूट्रल करना होगा। देन न्यूट्रल करने के बाद मैं इसको काटूंगी, फिर इसको स्टेनिंग दूँगी, क्योंकि स्टेनिंग में भी क्या होता है आप लोगों को पता ही है, अलग अलग तरह के हम स्टेन्स यूज़ करते हैं। कुछ एसिडिक स्टेन्स होते हैं, कुछ बेसिक स्टेन्स होती है, कुछ न्यूट्रल स्टेन्स होती है। तो अगर हम पहले ही एसिडिक स्पेसिमेन रख के उसको बाद में एसिडिक ही स्टेन से स्टेन कर देंगे तो स्पेसिमेन हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए किसी भी स्पेसिमेन को आपको पहले क्या करना है, आपको न्यूट्रल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो कौन सा सोल्यूशन के थ्रू उसको न्यूट्रल करोगे, 5% लिथियम और सोडियम सल्फेट हो गया, 5% सोडियम सल्फेट एंड अमोनियम हो गया, एंड 10% अमोनियम सल्फेट हो गया, और 10% जो HCl हो गया। इनमें से कौन सा जो है आप यूज़ करोगे, तो बेसिकली, ठीक है, सोडियम और अमोनियम भी अफेक्टेड करते हैं, ठीक है, जिस वो दोनों ही क्या करते हैं, लिटिल बिट जो है न्यूट्रलाइज का काम इतना नहीं करते। HCl तो करने से रहा, ठीक है, ये तो आपको वैसे जो है कैंसर, क्योंकि एसिड है। अमोनियम सल्फेट वैसे देखे जाए तो बेसिकली एल्कलाइन नेचर में आता है, ठीक है, दीज ऑल आर थिंग द एल्कलाइन नेचर। एंड वैसे तो आपको पता होगा एक चीज़ का कि आपको है ना, जब एसिड को आपको एसिड वाले सॉल्यूशन में अगर आपको कोई सैंपल आ रहा है तो आपको बेसिकली अल्कलाइन वाले नेचर में ही आप लोगों को जाना है। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे रहेंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा वैसे कैंसिल है, क्योंकि एसिड ऑलरेडी है, तो एसिड तो हम लेंगे नहीं। लेकिन इन दोनों में भी क्या, अमोनियम जो है, अमोनियम जो सल्फेट है वो 10% में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो हम उसको भी नहीं लेंगे। देन 2 ऑप्शन हमारे बचते हैं। जिस तरीके से आपको ऑप्शन काटने का एक तरीका मैं बता रही हूँ कि आप ऑप्शन किस तरीके से भी काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 5% सोडियम सल्फेट एंड अमोनियम को भी हम यूज़ नहीं करेंगे, हम बेसिकली 5% लिथियम और सोडियम सल्फेट को यूज़ करेंगे। ये हमारा ऑप्शन रहने वाला है। देन 11 क्वेश्चन हमारे पास में है, लैंडम टेक्निक इज़ यूज्ड इन विच टिश्यू इज़ इमर्स्ड इन। बेसिकली ये टेक्निक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे रिलेटेड होती है, तो ये भी आप बता सकते हो कि डीकैल्सिफिकेशन से रिलेटेड होती है। अब हमने थोड़ा सा एडवांस कर दिया इस क्वेश्चन को कि ना कौन से टिश्यू के अंदर इसको इमर्ज किया जाता है, यानी कौन से टिश्यू के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो किसके लिए यूज, कुछ क्वेश्चन आपको ना याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, 4% एक्वा सोल्यूशन ऑफ फिनॉल फॉर द 1 to 3 days, 10% सोल्यूशन ऑफ द फिनॉल फॉर द 1 to 3 days, और 5% HCl एंड और 5% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन। तो बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है हमारे पास में 4% एक्वा सोल्यूशन ऑफ द फिनॉल फॉर 1 to 3 days के लिए, सॉरी ये 1 to 3 days के लिए, ठीक है, यानी 4% से लेके फिनॉल का जो सोल्यूशन होता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन विच एसिड सोल्यूशन इज अ चॉइस फॉर डीकैल्सिफाइंग ए टेम्पोरल बॉन्ड, ठीक है, टेम्पोरल बॉन्ड के लिए आप कौन सा डीकैल्सिफाइंग एजेंट को आप यूज़ करोगे। तो बेसिकली देखो, अगर मोस्टली कोई भी बॉन्ड के लिए ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत कम यूज़ किया जाता है। फॉर्मिक एसिड एंड क्रोमिक जो एसिड होते हैं, इन दोनों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि बॉन्ड को डीकैल्सिफाइड कर सकें, ठीक है, ये ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कम यूज़ किया जाता है। मैंने आपको जैसा बताया हाइड्रो और नाइट्रिक आ गया, तो आपको ऑप्शन में नाइट्रिक ही करना है, ठीक है, तो आपका आंसर चला जाएगा ए। कुछ ट्रिक्स होती है, ठीक है। बबल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, यानी बबल बेसिकली आपको पता है कि किसके बबल निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स निकलते हैं, इज रिक्वायर्ड, किसके लिए किया जाता है। अब यहाँ तो क्या है कि अभी तो आपको पता है कि अपन डीकैल्सिफिकेशन एंड टिश्यू प्रोसेसिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमें इन्हीं में से आंसर दे रहे हैं। लेकिन जब आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है ना, तब आपको नहीं समझ में आता है किसके लिए करना है। तो आपको याद रखना है कि ये डीकैल्सिफिकेशन के लिए किया जाता है, ना कि फिक्सेशन के लिए, टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए, स्ट्रेनिंग के लिए नहीं किया जाता। बबल टेस्ट जो होता है वो डीकैल्सिफिकेशन के लिए किया जाता है, तो आंसर डी जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द process in which the treatment of the tissue is necessary to impregnate into a solid medium to cut the tissue section of the desirable thickness। भाई ये सबसे टिपिकल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दे दी है टिश्यू प्रोसेसिंग की, ठीक है। टिश्यू प्रोसेसिंग और भी सिंपल डेफिनेशन से आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये सबसे टर्मिनोलॉजी की सबसे स्पेसिफाइड डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप बता सकते हो क्या पूछा जा रहा है। नेम द प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस का नाम बताना है जिसके अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ द टिश्यू इज नेसेसरी टू इम्प्रेगनेट इनटू अ सॉलिड मीडियम, यानी एक टिश्यू को क्या किया जाता है, एक सॉलिड मीडियम के अंदर इम्प्रेगनेट किया जाता है, देन उससे डिज़ायरेबल टिश्यू सेक्शंस कट किए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है, तो ऐसा एक ही प्रोसेस होता है, ठीक है, टिश्यू प्रोसेसिंग, जिसके अंदर क्या किया जाता है, टिश्यू को डिज़ायरेबल
इम्प्रेग्नेटिंग मीडियम यानी जो हमारा है वैक्स, ठीक है, पैराफिन वैक्स में उसको रखा जाता है। उसके बाद में डिजायरेबल उसके टिश्यू सेक्शंस कट किए जाते हैं एंड लास्ट में उसको स्टेनिंग करके अपन, ठीक है, वो करते हैं। तो स्टेनिंग एक अलग प्रोसेस होता है। आंसर चला जाएगा हमारा टिश्यू प्रोसेसिंग, फिक्सेशन में नहीं होता है, डिकैल्सिफिकेशन नहीं होता है। यहाँ से हमारे टिश्यू प्रोसेसिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टिश्यू प्रोसेसिंग, कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है टिश्यू प्रोसेसिंग? हीट, वेस्कोसिटी, एजिटेशन एंड ऑल ऑफ दिस। हीट भी इफेक्ट करती है टिश्यू प्रोसेसिंग की। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप रख दोगे वैक्स का या किसी भी चीज़ का, तो वो उसमें इम्प्रेगनेट ही नहीं होगा। इम्प्रेगनेट नहीं होगा तो जो टिश्यू के बॉक्सेस, जो वो ब्लॉक्स हम बनाते हैं, वो ब्लॉक्स हम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। इस तरह के जो ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें बीच में टिश्यू होता है, वो बना नहीं पाएंगे। हीट अफेक्ट करता है, विस्कोसिटी डेफिनेटली अफेक्ट करती है। एजिटेशन जो होता है, अगर आपको इसको रफली कंटिन्यू एजिटेट करते रहोगे, हिलाते रहोगे ब्लॉक्स को, तो ये भी प्रॉपर शेप में नहीं रहेंगे। दैट मीन ऑल ऑफ दिस स्ट्रक्चर्स अफेक्ट। तो आंसर डी जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरिंग एजेंट इज वाइडली यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी? हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर कौन सा क्लियरिंग एजेंट, इस तरीके से, देखो यहाँ पे मैंने क्लियरिंग एजेंट लिख दिया। इस तरीके से आप लोगों से ना वो कह सकते हैं इम्प्रेग्नेट एजेंट पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग डी क्लेरी और डी एसिडिफाइड एजेंट पूछ सकता है, ठीक है। और भी अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एजेंट यूजली किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। क्या क्लोरोफॉर्म है, जाइलिन है, टोलून है, एसीटोन है, सारे के सारे क्लियरिंग एजेंट ही है। लेकिन इनमें से मोस्ट प्रोबेबली कौन सा यूज़ किया जाता है? तो इनमें से मोस्ट प्रोबेबली आपको पता है, जहाँ पे अगर हमें जाइलिन दिख रहा है, दैट मीन आंसर विल बी दी बी, ठीक है। नेम द प्रोसेस इन विच कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्लियरिंग एजेंट। ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें कंप्लीटली रिमूव किया जाता है किसी भी क्लियरिंग एजेंट को बाय द सब्सटीट्यूशन ऑफ द पैराफिन या सच सिमिलर मीडिया? उनमें से सच सिमिलर मीडिया को कोई इम्प्रेग्नेट करें, अपन क्लियरिंग एजेंट को तो रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, रिमूव हो गया। एंड इस टिश्यू में से ये तो क्लियरिंग एजेंट तो चला गया, एंड इसमें एक नई चीज़ ऐड कर दी हमने, पैराफिन, ठीक है। क्लियरिंग एजेंट चला गया और पैराफिन ऐड कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है? इस वाले प्रोसेस का मतलब क्या नाम होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या हम क्लियरिंग बोलते हैं? क्लियरिंग तो बोलने से रहे, क्योंकि क्लियरिंग एजेंट को रिमूव कर देन एम्बेडिंग का मतलब होता है जैसे ये पैराफिन वैक्स है ना, उसको एम्बेडिंग करना है, उसके अंदर ऐड करना, तो एम्बेडिंग भी होगा नहीं। इम्प्रेग्नेशन देखते हैं। और डिहाइड्रेशन में टिश्यू में से वाटर रिमूव किया जाता, तो वो भी हमारा होने से रहा। हमारा आंसर चला जाएगा इम्प्रेग्नेशन एक टेक्निक होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करता है, क्लियरिंग एजेंट को रिमूव किया जाता है एंड द कोई भी सब्सटीट्यूशन सिमिलर सच जो भी ये कह सकते हो कि आप कोई भी एम्बेडिंग मीडिया को एड करते हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम इम्प्रेग्नेशन बोलते हैं। तो वो हमारा आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट, विच टेक्निक वुड बी द एम्प्लॉयड व्हेन ए रैपिड डायग्नोसिस इज नेसेसरी? कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता है जब हमें रैपिड डायग्नोसिस करना होता है? सीरियल सेक्शंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, रूटीन पैराफिन सेक्शंस यूज़ किए जाते हैं, या अनब्रोकन सेक्शंस यूज़ करने थे, फिर फ्रोजन सेक्शन यूज़ करने थे। को नाम से पता है कि फ्रोजन सेक्शन सबसे, अगर जहाँ पे भी रैपिड डायग्नोसिस आ गया ना और फ्रोजन सेक्शन मिल गया, तो आपको बिना देखे बंद करे फ्रोजन सेक्शन पर टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, लुकार्ड्स एल पीस मोल्ड इज मेड ऑफ फ्रॉम विच मेटल? है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लुकार्ड्स के एल मोल्ड कौन से पर्टिकुलर मेटल से बनाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि हीट रेजिस्टेंसी वहाँ पे देखनी पड़ती है। कॉपर, आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज। तो आंसर आपको पता होगा इसका कि इसका आंसर है ब्रास हमारा, ठीक है। ब्रास के मटेरियल से बनाए जाते हैं, जो कि एल शेप के इस तरीके के कुछ मोल्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके के मोल्ड होते हैं। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज डिहाइड्रेंट इज। मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाला कौन सा डिहाइड्रेंट यूज़ किया जाता है? मिथाइलिन एल्कोहल, इथाइलिन एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है। ब्यूटाइल होने से रहा, आइसोप्रोपाइल भी यूज़ नहीं करते हैं। देन उसके बाद में मिथाइल एल्कोहल बहुत ज़्यादा महंगा आता है, एंड इथाइल एल्कोहल जो कॉस्ट इफेक्टिव आता है। तो आंसर हमारा बी रहेगा। कर तो आप मिथाइल भी सकते हो, बहुत सारे कंडीशन में मिथाइल यूज़ किया जाता है, स्पेसिफाइड कंडीशन में, जैसे कि है ना साइटोलॉजी हो गई, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में इतना यूज़ नहीं करते, साइटो में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए मिथाइल का यूज़ किया जाता है कंपैरेटिवली इथाइल। तो लेकिन हमारे पास में तो बड़े बड़े स्पेसिमेंट्स आते हैं हिस्टो में, तो आप वहाँ पे इथाइल एल्कोहल यूज़ करोगे, ठीक है। मिथाइल बहुत महंगा आता है। नेक्स्ट, विच एम्बेडिंग मीडियम गिव गुड थिन वॉल स्ट्रक्चर कैन बी सेक्शन? कौन सा एम्बेडिंग मीडिया है, ठीक है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे अच्छा कौन सा एम्बेडिंग मीडिया है जो सबसे अच्छा सेक्शन देता है? नहीं, यानी इसके अंदर एक एम्बेडिंग मीडियम फिल कर दे, जिसके आपको पता है पैराप्लास्ट है, ठीक है, पैराफिन भी होता है एक तरीके से, रेजिन होता है, बायोलोइड होता है। ये इनमें से कौन सा है जो सबसे अच्छा थिन वॉल स्ट्रक्चर हमें देता है? तो पैराप्लास्ट नहीं देता है, रेजिन भी नहीं देता, लेकिन
लोएड जो होता है वो सबसे अच्छा थिन सेक्शन आपको देता है, तो यहाँ पे आंसर हमारा सी चला जाएगा। देन पैराफिन एम्बिडेंट सेक्शन ऑफ टिश्यू आर कट बाय, पैराफिन एम्बिडेंट की जो टिश्यू सेक्शन किसके थ्रू कट किया जाता है? शार्प नाइफ, लेज़र, इलेक्ट्रॉन बीम और माइक्रोडोम। बेसिक सी बात है, पैराफिन के हम माइक्रोडोम से कट करते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी कट नहीं करते हैं। फॉर रूटीन बायोप्सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूटीन बायोप्सी का जो होता है टिश्यू की थिकनेस कितनी होती है आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 3 to 5 माइक्रोन, 5 to 9, 10 to 14, 14 to 17। तो आपको पता है कि इतना तो होने से इतने बड़े बड़े माइक्रोन के स्ट्रक्चर हमें चाहिए, हमारा चाहिए 3 to 5 माइक्रोन, 3 to 6, 3 to 5, ठीक है। द कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्लियरिंग एजेंट बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ पैराफिन और सच सिमिलर मीडिया। आई थिंक द सिमिलर क्वेश्चन इज रिपीटेड, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उसका नाम पूछा तो यहाँ पे भी हम वही हैं, ठीक है। तो जो 24 है उसका आंसर आपको भी थोड़ी देर पहले आया था कि वही सेम क्लियरिंग एजेंट को रिमूव करने के बाद में कौन सा सिमिलर मीडिया को ऐड किया जाता है, तो पैरा इम्प्रेगनेशन को यूज़ किया जाता है। सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान नहीं रहा। क्लियरिंग एजेंट इज ऑल्सो नॉन एज, क्लियरिंग एजेंट का एक और नाम है, क्या है? एल्कोलाइजेशन है, फिक्सेशन है, इन्फिल्ट्रेशन और डी एल्कोलाइजेशन, ठीक है। क्लियरिंग एजेंट को ही डी एल्कोलाइजेशन कहा जाता है, तो आंसर विल बी आपका जो होगा डी होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल पढ़ते जाओ और क्वेश्चंस करते जाओ, जैसे कि मैंने आपको बुक में बताया, सारे आपको उसमें ना आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, तो जस्ट गो फॉर दैट बुक। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन? कौन सी टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन का क्या डिसएडवांटेजेस? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है। लोग सोचते हैं कि टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन की कोई डिसएडवांटेज नहीं, इसमें से कौन सा टिश्यू? डिक्रीज द ह्यूमन एरर, क्या इसका डिसएडवांटेजेस नहीं है? तो इसका एडवांटेजेस है, डिक्रीज ह्यूमन एरर को कम कर दी इसने, टाइम को सेव करता है, इनएबिलिटी टू कट ए थिन सेक्शन और इफेक्टिव फ्लूइड सर्कुलेशन, इफेक्टिव फ्लूइड सर्कुलेशन भी देता है। इनएबिलिटी टू कट थिन सेक्शन, भाई थिन सेक्शन काटने के लिए तो हम ये लेके आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है, तो आंसर सी चला जाएगा, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटी है कि टू कट ए थिन सेक्शन, आप जितने चाहो 3 to 5, 5 या 3 से भी लो सेक्शन चाहिए तो हम और भी सेक्शंस कट कर देंगे, तो इसकी नया एबिलिटी है, मतलब उसका आंसर हो गया। हाउ मच टाइम्स आर रिक्वायर्ड बाय टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन टू कंप्लीट द प्रोसेस? टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन को कितना टाइम लगता है एक एंटायर प्रोसेस को कंप्लीट करने के अंदर? 12 से 16 घंटे, 16 से 18, 18 से 24 और 24 से 28 घंटे। तो ये आपको याद होगा कि कितना होता है उसका जो टाइमिंग, हमारा बी ऑप्शन रहने वाला है, 16 से 18 घंटे हमें लगते हैं, तो आंसर विल बी बी है, ठीक है। अलग अलग सबका होता है, किसी के 2 घंटे रखना होता है, किसी में 3 घंटे होता है, किसी को 3 घंटों के 2 3 सेट होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी जार आर प्रेजेंट इन ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग? ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग में कितने जार होते हैं? 9, 12, 15, 20, आपको पता होगा 12 जार होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे स्टार्टिंग के 3 जार जो होते हैं वो इसके फॉर्मलिन के होते हैं, जिसमें टिश्यू ऑलरेडी प्रिजर्व करके आया होता है, ठीक है। इस तरीके से वो पूरे जार होते हैं ऑटोमेटिक, इस तरीके से 12 जार होते हैं, यहाँ इतने 12 बन नहीं रहे, फॉर योर नॉलेज। इस तरीके से जो हमारी मशीन होती है उसमें 12 जार होता है, 3 वो कुछ लोग अलग अलग तरीके से फिल कर लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 जार फॉर्मलिन होता है, फिर उसके बाद में हम कोई भी डीकैल्सिफाइंग वो कोई भी जो होता है क्या कहते हैं उसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर लेंगे, ठीक है, एसीटोन या फिर जो भी यूज़ करते इथाइल एल्कोहल वॉटेवर उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम क्लियरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, फिर सब्सटीट्यूशन मीडिया के लिए हम पैराफिन के लिए 2 या 3 जार यूज़ करते हैं, तो अलग अलग तरीके से कुछ अलग अलग होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फ्लोटर्स? फ्लोटर्स क्या होते हैं? अनफिक्स स्पेसिमेन होते हैं, इम्प्रॉपरली ग्रोज्ड स्पेसिमेन होते हैं, या फिर एक्स्ट्रासनस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द फ्रेगमेंट्स ऑफ द टिश्यू दैट आर प्रेजेंट ऑन ए स्लाइड बट डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट स्पेसिमेंस, ये होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव? इसका आंसर आपको याद करना पड़ेगा, सी आंसर हमारा रहने वाला है, ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following tissue required mild decalcifying along with a 10% neutral buffered formalin, ठीक है, NBF जो होता है, ठीक है। कौन सा टिश्यू है जिसको माइल्ड डिकैल्सिफाइंग चाहिए होता है, ठीक है, सोल्यूशन या बफर न्यूट्रल? तो क्या इंटेस्टाइन होती है जिसको चाहिए होता है, टर्किया चाहिए था, स्किन या लंग्स? देखो भाई, लंग्स सर्वाइव कर जाता है, आप उसको थोड़ा सा माइल्ड से ऊपर दे दोगे तो अभी कर जाएगा। स्किन तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं करती, स्किन को तो माइल्ड ही चाहिए नहीं, स्किन को सबसे सॉफ्ट चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है। इंटेस्टाइन भी सेम, इंटेस्टाइन की जो भी स्किन होती है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस होती है। टर्किया जो है माइल्ड, उसको टर्किया को माइल्ड चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं, उसको जो माइल्ड चाहिए होता है, माइल्ड उसको डिकैल्सिफाइंग एजेंट चाहिए होता है, जो कि हमारे पास में 10% न्यूट्रल बफर की बात हो रही है, वैसे भी यहाँ पे बफर फॉर्मलेट की बात हो रही है, तो आंसर विल भी हमारा बी हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, टिश्यू माइक्रोरेज आर यूज्ड इन, टिश्यू माइक्रोरेज किस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फ्लोरोसेंस, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन है, फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो इसका आंसर हमारा चला जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ के अंदर, इन सभी के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एंड मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में ही, बुक के बारे में भी मैंने बता दिया, जो है नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप परचेस कर लेना बुक को, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ज़्यादा टाइमिंग नहीं रहने वाला, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट 16 तारीख है, वो जो कि आज कंप्लीट होने वाली है। देन आपके विद इन मंथ के अंदर प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोगों को बुक जल्दी से परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है रेलवे के अंदर आपकी जॉब के लिए, तो आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी आई है। तो बुक भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 700 या 750 समथिंग के कुछ की बुक है, बाकी बुक्स के कंपेरेटिवली बहुत बेटर है। बाकी बुक्स में आपको एक तरीके से ना कचरे के टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं, कहीं का भी टॉपिक कहीं, कहीं के भी क्वेश्चन कहीं, इसमें आपको पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड मिल रहा है भाई, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। आपका एम्स हो गया, पीजे हो गया, आरपीएम्स हो गया, कोई भी अदर स्टेट और सेंट्रल के एग्जाम्स के लिए हो गया, इसमें रीसेंट अपडेट्स भी आप लोगों के लिए ऐड किए हुए हैं, साथ में स्टडी मटेरियल भी ऐड किया हुआ है, यानी आपकी बेसिक रेंजेस जो होती है ना सभी टॉपिक्स की, जैसे माइक्रो की में भी पर्टिकुलर कुछ रेंजेस होती है, हिमैटो में होती है, क्लिनिकल पैथो में होती है, एना फिजियो के अंदर रेंजेस, हो सभी के रेंजेस की भी पर्टिकुलर चीज़ें ऐड की हुई है। और क्या चाहिए भाई, इससे ज़्यादा तुम लोगों को गो एंड परचेस द बुक एंड